हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं विजय सिंह आपके सामने एक बार फिर से वही अपनी क्लास को आगे बढ़ाने के लिए हम पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? पहले तो ये चीज़ जानना ज़रूरी है। ये तो टॉपिक छोटा सा है, लेकिन पहले हमें उस चीज़ के बारे में जानना जो अब तक हम पढ़ चुके। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पहले राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां। ये हमने पढ़ा कि जब भारत आजाद हुआ, टू नेशन थ्योरी यानी टू नेशन थ्योरी के आधार पर जब भारत का विभाजन हुआ 14-15 अगस्त मिडनाइट, तो उस समय ये परिस्थितियां ऐसी थी कि हमारे सामने 3 महत्वपूर्ण चुनौतियां तो बहुत सी थी। अब ये भी चुनौती थी जो हम पढ़ेंगे अभी। तो यानी कि जो 3 उस टाइम में सबसे इम्पोर्टेंट या हमारे सामने कि ये चुनौतियां तो अब हमें तुरंत फेस करनी पड़ेगी। तो हमने देखा था 3 चुनौतियों में राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां थी। पहली थी एकता के सूत्र में बांधना। एकता के सूत्र में बांधना। ये कैसे? क्यों एकता के सूत्र में बांधना सबसे इम्पोर्टेंट चुनौती आ गई? क्योंकि भारत में इतनी भाषा, बोलियां और अलग अलग कल्चर, जैसे साउथ मतलब दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वी भारत में जाओगे तो अलग अलग डिफरेंट कल्चर। फिर दूसरी चीज, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने थी रजवाड़ों का, यानी जो रजवाड़े या रियासत, उनका एकीकरण यानी कि एकता के सूत्र में बांधना हमारी सबसे बड़ी चुनौती थी, जो इसके राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के पहले चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। फिर दूसरी चुनौती थी लोकतंत्र स्थापित करना। लोकतंत्र स्थापित करना। आप याद करो दोस्तों, हमने पहले पढ़ा था कि 2 बातों पर, यानी कि 2 बातों पर सबकी सहमति थी। एक तो लोकतंत्र की, प्रजातंत्र की स्थापना हो, और दूसरा जो भी गवर्नमेंट है वो मतलब सभी के भलाई के लिए कार्य करे। ये 2 बातों पर सबकी आम राय थी। तो फिर चुनौती आ गई कि लोकतंत्र को स्थापित करना, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। क्यों? क्योंकि उस टाइम में 2 तरह के शासन थे। एक में रियासतें और दूसरे में ब्रिटिश इंडिया यानी ब्रिटिश प्रांत जो थे। तो दोनों में अलग अलग, फिर भारत में इतनी विविधता और मतलब इतने छोटे छोटे देशी रियासतें, उन सब यानी कि लोकतंत्र की स्थापना में सबसे बड़ी कठिनाई थी। तो हमारे उस समय नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी लोकतंत्र को भी स्थापित करना है। क्योंकि इतने बड़े देश में सब ये आस लगा रहे थे कि लोकतंत्र की स्थापना होना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमारे नेताओं ने लोकतंत्र की स्थापना की। हमने बात की थी कि जब संविधान हमारा कब बना,
यानी कि आज़ादी से पहले बनकर तैयार हो चुका था। तो उसमें वो सारी चीज़ें यानी कि दूरदृष्टि का उन्होंने जो मतलब दूरदृष्टि की सोच रखी और उन्होंने सब कुछ संविधान में मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व यानी कि सबकी भलाई के लिए और सबके कल्याण के लिए पहले से ही उन्होंने संविधान में लिख रखा था। फिर तीसरी चुनौती थी हमारे सामने पूरे समाज का भला करना। यानी कि नियोजित विकास यानी कि पूरे समाज का भला करना। ये हमारे पहले सब इस पे एग्री थे, सबकी आमराय थी। तो ये सबसे बड़ी चुनौतियां थी। और यानी कि भारत में इतने धर्म, जाति, वर्ग और मतलब कहने का मतलब जितने हर 10 यानी कि 5 कोस पे जाओगे बोली अलग, बोली और भाषा में अंतर, बोली अलग और कल्चर अलग। तो इतनी विविधता वाले देश में सबका यानी कि पूरे समाज का भला करना, यह हमारे जो उस टाइम में नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। ये 3 चुनौतियां हैं, ये हम यहाँ पढ़ रहे हैं। ये सेकंड चैप्टर में है और ये थर्ड चैप्टर में है। तो एकता के सूत्र में बांधना। उसके बाद में जो विभाजन था वो द्विराष्ट्र सिद्धांत पे हुआ था। यानी कि विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत 2 नेशन थ्योरी। ये किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। तो विभाजन हो गया, विभाजन की प्रक्रिया फिर हो यानी कि विभाजन प्रक्रिया, विस्थापन और पुनर्वास। यानी कि विभाजन जो था वो बहुत ही यानी कि 2 समुदायों के बीच में समझ लो, 2 धर्मों के बीच में समझ लो। तो विभाजन एक बहुत ही जटिलता सामने आ गई, क्योंकि नेताओं ने या हमारे उस समय नेताओं ने ये नहीं सोचा था कि ये जो विभाजन है वो सांप्रदायिकता में बदल जाएगा। तो विभाजन हमने पढ़ा, फिर विस्थापन, लोग इधर से इधर और इधर से इधर यानी कि पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान 2 देशों का मतलब एक ही देश के 2 भाग हो गए। फिर हमने उसके परिणाम पढ़े थे। यानी कि जो विभाजन था वो एक अचानक हुआ था, लोगों को कोई पता नहीं था कि वो कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे। फिर शरणार्थियों की समस्या आ गई, सांप्रदाय अखाड़े हमने पढ़े थे डिटेल से। तो आज हम जो आगे स्टार्ट करेंगे ये है रजवाड़ों का विलय, यानी एकता के सूत्र में बांधना। अब ये सोचो, रजवाड़े उस राजाओं का शासन था। रजवाड़े बोल दो या रियासत बोल दो, रियासतें बोल दो। तो उस समय भारत में, इंडिया में ब्रिटिश इंडिया के 2 भाग थे। यानी कि 2 एक तरह से शासन करने वाले 2 थे। एक था ब्रिटिश प्रभुत्व वाले प्रांत, यानी कि जिनमें अंग्रेजों का डायरेक्ट शासन था। ये सोचो, डायरेक्ट शासन था। प्रांत जिन पर अंग्रेजों का नियंत्रण था, यानी कि वो भाग जो ब्रिटिश प्रभुत्व वाला था, जिसमें अंग्रेजों का डायरेक्ट नियंत्रण था, वो तो आ गया ब्रिटिश इंडिया में। फिर दूसरा है देशी रजवाड़े, यानी कि राजाओं का शासन। यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया के डायरेक्ट शासन नहीं था, इनडायरेक्ट रूप से तो यही मानते, लेकिन इन राजाओं का वहां पे शासन था। और जो रियासतें थी ये थी 565।
ये मतलब आज का टॉपिक के स्कूल में के लिए तो है ही, ये कंपटीशन के लिए भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फिर हमने देखा दो, फिर अंग्रेजों का नजरिया। अंग्रेजों का नजरिया क्या था? क्योंकि अंग्रेज और मुस्लिम लीग दोनों ये चाहते थे कि मतलब भारत के अनेक टुकड़े हो। तो अंग्रेजों ने क्या कहा, ये रजवाड़े अपनी मर्जी से, ये देखो मर्जी से, यानी कि अंग्रेजों ने डायरेक्ट बोल दिया कि रजवाड़े अपनी मर्जी से भारत में जाएं, रहे पाकिस्तान में मिले या फिर स्वतंत्र रहे। यानी कि अंग्रेजों ने डायरेक्ट भारत के ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि रजवाड़ों को भी स्वतंत्र कर दिया रियासतें कि आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं और पाकिस्तान में जा सकते हैं और भारत में मिल सकते हैं। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है त्रावणकोर। इसने सबसे पहले अपन देखते हैं इंडिया का मैप, तो केरल वाली जगह है इस समय, वहां था त्रावणकोर। इन्होंने सर्वप्रथम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। जैसे ही उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्र भी रह सकते हैं, उन्होंने घोषणा करते ही अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उसके अगले दिन हैदराबाद ने भी घोषणा कर दी कि वो भी स्वतंत्र है। हैदराबाद में कौन थे? निजाम। निजाम का शासन था, तो हैदराबाद ने भी बोल दिया अगले ही दिन कि हम भी स्वतंत्र हैं। फैसला रजवाड़ों की प्रजा नहीं, यानी कि जो फैसला था वो प्रजा नहीं कर सकती थी, यानी कि जो जनमत संग्रह जिसको हम बोलते हैं कि जनता की राय, वो नहीं थी। यानी कि को नहीं करना था, यानी कि फैसला प्रजा को कुछ भी, यानी कि प्रजा की कोई राय नहीं थी। जो अधिकार राजा के पास था कि राजा जो चाहेगा वो करेगा, उसकी प्रजा से कोई मतलब नहीं। फिर यहाँ आके यही एक गंभीर समस्या बन गई। क्यों? कोई राजा अपना पद, उनको पता था कि आगे चलकर हमको जो गवर्नमेंट है या उस समय जो गवर्नमेंट थी, आगे जो गवर्नमेंट होगी उनका शासन चलेगा, तो हमारा अस्तित्व नहीं रहेगा। तो ये एक राजाओं को अधिकार देकर फिर से इंडिया के टुकड़े करने की साजिश थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। और यही एक बहुत मतलब समस्या की जड़ ये थी कि राजाओं को अधिकार दे दिया। इससे क्या हुआ? भारत की अखंडता, यानी कि अखंडता मतलब जिसका कोई टुकड़ा न हो, अखंड है, उसका अस्तित्व बिल्कुल खतरे में आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे ही घोषणा हुई, त्रावणकोर ने अब सर्वप्रथम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अगले ही दिन हैदराबाद के निजामों ने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अब इससे पहले भोपाल के नवाब ने संविधान सभा में, मतलब भोपाल के जो नवाब थे वो भी संविधान सभा में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं मतलब ये रियासतों में कई बड़ी रियासतें थी, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना चाहती थी। अभी जैसे हैदराबाद है, त्रावणकोर है, यानी कि जो त्रावणकोर है वो इंडिया के जो मैप है उसमें नीचे जूनागढ़ यहाँ पे गुजरात वाले, और हैदराबाद था वो ये साउथ में, और J&K जम्मू कश्मीर ऊपर। तो यानी कि सिचुएशन ऐसी पैदा हो गई दोस्तों कि भारत या हिंदुस्तान ऐसी संकट में आ गया कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे देशों की शक्ल में बढ़ने के चांस हो गए। यानी कि जैसे हैदराबाद है, अलग देश, अपने आप को स्वतंत्र मान लिया,
त्रावणकोर है अपने आप को स्वतंत्र मान लिया, जम्मू कश्मीर ने अपने आप को, और जूनागढ़ ने अपने आप को। तो इस तरह भारत के अनेक देश बनने को तैयार हो गए। और इनको बढ़ावा कौन दे रहा था, सबसे इंपॉर्टेंट है, बढ़ गए। तो इनमें इनको बढ़ावा कौन दे रहा था, एक तो ब्रिटिश इंडिया जो अंग्रेज थे वो, और दूसरा मुस्लिम लीग, क्योंकि मुस्लिम लीग भी कहीं ना कहीं इनको अपने अपने पाकिस्तान में सम्मिलित करना चाहते थे। और जैसे पहले ही इंडिया दोनों तरफ से घिर चुका था, पाकिस्तान से, पश्चिम पाकिस्तान और पाकिस्तान से। और सबसे बड़ी चीज, रजवाड़ों के शासक प्रजा को लोकतांत्रिक अधिकार देने को तैयार नहीं थे। वही चीज है, जब पावर है तो सब कुछ है। यानी कि अगर रजवाड़ों में या रियासतों में प्रजा को अधिकार मिल गए तो राजाओं या शासकों का की कोई अहमियत नहीं थी। इनको पता था कि एक तो जो गवर्नमेंट होगी वो, दूसरी चीज अगर प्रजा को ही लोकतांत्रिक अधिकार दे दिए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं था। तो शासक अपने बारे में सोच रहे थे कि उनका वो भी एक आम आदमी की तरह हो जाएंगे। मुस्लिम लीग क्या चाहती थी, यानी कि अंग्रेजों का हमने देख लिया कि टुकड़े या रियासतों के टुकड़े, मतलब अलग ही देश बनने की मांग करने लगे, स्वतंत्र। मुस्लिम लीग ने रजवाड़े अपनी मर्जी का रास्ता चुने, उन्होंने भी यानी कि मर्जी का रास्ता चुने, वो ही सेम अंग्रेजों की तरह उन्होंने भी स्टेटमेंट दे दिया। अब फिर कहानी पहले सरल लग रहा था, लेकिन फिर कहानी इतनी उलझ गई कि सरकार का नजरिया, यानी कि सरकार ने एक ही शख्स था जो ये काम कर सकता था, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि गवर्नमेंट ने उस टाइम में सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। तो यही गवर्नमेंट ने इन्हीं को पूरा जिम्मा सौंप दिया कि आप ही ये कर सकते हो। अब इसमें ध्यान रखना दोस्तों, ये सरदार है, ये उपाधि है, उनका नाम तो वल्लभ भाई पटेल है और सरदार की उनकी उपाधि है। और ये उपाधि कहाँ मिली थी उनको, तो उनको सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह, बारदोली किसान आंदोलन, बारदोली किसान आंदोलन में 1928 में बारदोली किसान आंदोलन में जो महिलाएं थी उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी है। इसलिए ध्यान रखना 1928 के बाद में सरदार लगा। अब यही एक ऐसे शख्स थे कि ये सभी को, क्योंकि पावरफुल थे, दूसरी चीज डर भय नहीं था इनके, ये मतलब और अपने अपने बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये इतने मतलब पावरफुल व्यक्ति थे उस समय के कि इनको जिम्मा दे दिया। अंतरिम सरकार का कड़ा रुख अपना लिया, यानी कि कड़ा रुख अपना लिया। अंतरिम सरकार क्या होती है, इसका अर्थ देखो, अंतरिम सरकार यह है कि ये चुनी हुई जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं थी। ये उस टाइम में कैबिनेट मिशन के दौरान जो गठित हुई थी सरकार, वो सरकार थी, यानी कि मनोनीत सरकार थी कि भाई आप, अंग्रेजों ने एक अंतरिम सरकार का गठन कर दिया, चुनाव तो बाद में हुए थे, ये निर्वाचित थे, और इन पीएम था जवाहरलाल नेहरू और उप पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब जब सरकार ने अब रुख कड़ा कर लिया तो इसको मिर्ची लग गई मुस्लिम लीग को।
पहले ये देख रही थी, ये भी स्टेटमेंट दे रही थी अपनी मर्जी से जाओ, ब्रिटिश इंडिया भी दे रही थी। फिर हमारी सरकार के कान खड़े हो गए कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा वरना देश के अनेक टुकड़े हो जाएंगे। अभी तो दोनों तरफ हुए हैं, ये देश के अंदर भी हो जाएंगे। अब जैसे जूनागढ़ था, उसने भी पूरा जोर लगाया, इधर मणिपुर भी ने भी जोर लगाया। हैदराबाद वैसे ही स्वतंत्र घोषित कर चुका था, त्रावणकोर अपने आप को वैसे स्वतंत्र घोषित कर चुका था, और ऊपर जम्मू कश्मीर। तो सरकार ने फिर फैसला लिया वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल ने सबसे मिले और जहां जहां इनको लगा कि आसानी से काम हो रहा है वहां आसानी से किया, और जहां इनको लगा कि थोड़ी कठोरता दिखानी है वह कठोरता दिखाई। और आगे हैदराबाद पढ़ेंगे, उसमें डिटेल से देखेंगे, वहां सैनिक कार्रवाई भी हुई। क्यों? क्योंकि हैदराबाद वो रियासत थी जो शासक चाहता था पाकिस्तान में मिलना या फिर अपने आप को स्वतंत्र रखना, लेकिन जो वहां की प्रजा थी वो इंडिया में रहना चाहती थी। तो वहां पे दोनों के मतभेद अलग थे। प्रजा चाहती थी इंडिया में रहना, और ये या तो स्वतंत्र हो या पाकिस्तान में मिलना। अब पहले ही पाकिस्तान दोनों तरफ से आ गया था, अब ये बीच में यहाँ भी। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो काम किया वो अद्वितीय काम किया। उस टाइम में शायद ये नहीं होते तो इंडिया के कई पाकिस्तान और बन जाते। फिर जैसे ही एकीकरण, तो ये जब इतना सब कुछ चला तो उनसे तीन बातें निकलकर सामने आई देशी रजवाड़ों के संबंध में, कि एक तो अधिकांश रजवाड़े भारतीय संघ में मिलना चाहते थे, यानी कि अधिकांश 565 हैं तो उनमें से अधिकांश तो वैसे ही भारत में मिलना चाहते थे। पहला एक चीज। दूसरा है भारत सरकार का रुख लचीला था, कुछ को स्वायत्ता देने को तैयार, यानी कि स्वायत्ता मतलब कुछ उनको अधिकार देने रुख लचीला था। इसीलिए उस टाइम में जम्मू कश्मीर जिनकी धारा 370 के अलावा वहां स्वायत्ता दी गई, यानी कि लचीला रुख था। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जिनकी सीमाएं स्वतंत्र भारत की नई सीमाओं से मिलती थी, यानी कि कहने का मतलब कि विभाजन के बाद जो सीमा डिसाइड हुई उस सीमा से जिन जिन रियासतों की सीमा टच हो रही थी वो अपने आप ही स्वेच्छा से ही 15 अगस्त 1947 से पहले ही संघ में शामिल हो गए। बोले हम तो शामिल होते हैं, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल चौकन्ने थे कि बोले आप शामिल हो रहे हो, आपने बोल दिया तो क्या गारंटी है कि आप अपनी ही जबान पे टिके रहोगे, क्योंकि राजा थे, राज जाने के यानी कि कोई भी अपनी खुशी नहीं छोड़ना चाहता। तो बोले कि क्या गारंटी है आपकी, जो किस गारंटी के आधार पर हम आप पर विश्वास करें कि आपने बोल दिया हम भारतीय संघ में शामिल होना चाहते हैं, तो कोई सबूत चाहिए उसके लिए। तो फिर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए, यानी कि किसी से ज्यादातर ने स्वेच्छा से, जैसे छोटे छोटे रजवाड़े थे उन्होंने तो स्वेच्छा से ही साइन कर दिए, कुछ को बल प्रयोग करना पड़ा, कुछ को आंख दिखानी पड़ी, कहीं मतलब गर्मजोशी से और कहीं नरमजोशी से हो गया, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाए। लेकिन अपवाद स्वरूप हैदराबाद, मणिपुर, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ये 4 रियासतें ऐसी थी जो सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना नहीं चाहती थी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो ये सहमति पत्र था इसको क्या बोला जाता है, यानी कि डायरेक्ट पॉइंट है, डायरेक्ट दे रखा है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट मैंने लगा रखा है।
कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं, या फिर जो रिक्तान है या वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनमें पूछ सकते हैं कि, या तो ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, या किसको कहते हैं, या फिर ये बोलते हैं जो सहमति पत्र उस टाइम में हस्ताक्षर भारतीय संघ में शामिल रियासतों से हस्ताक्षर करवाए गए थे जिस पत्र पे, उस पत्र का नाम या उस पत्र को किस नाम से जाना जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन। ये मतलब वन लाइनर में ऑब्जेक्टिव और रिक्तान के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और मेरे को तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही लगा, या फिर ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। यानी कि सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि इंडिया के दो भाग थे, मैंने 500, उस टाइम में रियासतें कितनी थी 565। अब आप अंदाजा लगाओ एक चीज कि, यानी कि एक चीज देखो आप, आज जो उड़ीसा है, मतलब कौन सा उड़ीसा, उड़ीसा वर्तमान में जो उड़ीसा है उस समय उस क्षेत्र पर 26 रियासतें थी। जो वर्तमान में उड़ीसा है, एक मतलब उदाहरण के तौर पर है कि स्थिति कैसी थी, तो उड़ीसा जो वर्तमान में वो आप 26 रियासतें थी। और सौराष्ट्र ऐसा है जहां पर सौराष्ट्र, यहां पर 14 बड़ी बड़ी रियासतें और 119 छोटी रियासतें थी, यानी कि 119। अब ये देख लो, सौराष्ट्र अभी गुजरात में है, तो उस एरिया में कितनी थी, तो ये सोचो कि कितने 565 को एकीकरण या एकीकृत किया और एक अखंड भारत का निर्माण हुआ। तो कितनी कठिनाइयों के बावजूद ये चीज हमें ये सिखाती है कि कितनी हमारे जो नेता थे, और खासकर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक अखंड भारत का निर्माण किन परिस्थितियों में किया। अगर ये हम ये चीज देखते हैं कि अगर ये नहीं होते तो फिर क्या होता, क्योंकि इनका मुकाबला करना या फिर इनके जैसा साहस शायद ही किसी में था, तभी तो इनको स्वतंत्र कर दिया है कि आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, लेकिन भारत के टुकड़े नहीं होने चाहिए। और आज इन्हीं की बदौलत अखंड भारत है। तो आज के लिए इतना, इसमें फैक्ट ज्यादा है, यानी कि थ्योरी कम है, फैक्ट ज्यादा है। तो आप इसको अच्छी तरह याद कीजिए, फैक्ट है क्योंकि ये वन लाइनर वाले हैं। और दूसरी चीज, क्वेश्चन जो है कि भारत को एकता के सूत्र में बांधने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी थी, वो थी रजवाड़ों का विलय। टाइटल पर ध्यान दो, हमने यहाँ पे जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां थी उनमें फर्स्ट चुनौती क्या थी, राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधना, यानी कि एकता के सूत्र में बांधने में सबसे बड़ी बाधा थी रजवाड़ों का विलय। रजवाड़े कितने थे या रियासत थे 565। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर धोखा पढ़ेंगे कि इन पर कैसे कार्रवाई हुई, क्या किस वजह, कौन सी चाल चली वल्लभ भाई पटेल ने कि ये भी फिर भारत में सम्मिलित हुए। तो आज के लिए ही इतना ही। कल होगी या नहीं होगी वो अलग बात है, कल संडे है, कल नहीं होगी तो परसों होगी, ये ध्यान रखना। और ये सरदार की उपाधि वाला आपके लिए एक्स्ट्रा है, 1928 में बारदोली की महिलाओं ने
उनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी। तो अच्छा लगे लाइक करना, और अगर कोई भी आपकी परेशानी, क्वेरी या फिर कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। ओके, धन्यवाद। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, मतलब जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो है ही, और जो भाई बहन कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। ओके, धन्यवाद।